नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। देहरादून में सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं मंच से सीएम धामी ने संबोधित भी किया। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको समझाते हैं। योजना का सृजन हुआ। मैं निवेदन करूंगा अपर सचिव मैम से, जो निदेशक भी हैं उरेडा की, आपसे निवेदन रहेगा प्रमुख सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम सर का इस कार्य करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सीपीओ मनोज कुमार सर से अपर सचिव ऊर्जा निदेशक उरेडा रंजना राजगुरु जी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करेंगे। और उरेडा की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस सोच को शुरू किया, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, आज इस पर बातचीत होनी है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा क्यों सोचे हम, कल क्या होगा क्यों सोचे हम, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो आप सब लोग अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं और इसीलिए इस योजना के आप पात्र बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस योजना के लिए। तो स्वागत भी हो चुका है और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे, आप सबका स्वागत करेंगे और इस योजना की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे प्रमुख सचिव ऊर्जा। संवाद अधिकारी उरेडा के डायरेक्टर एवं अपर सचिव ऊर्जा रंजना जी, हमारे तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक, उपस्थित सभी ऊर्जा विभाग के अधिकारीगण और सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के योजना से लाभान्वित उद्यमी और उनके परिवार, सबको मैं स्वागत करता हूँ। ये परियोजना हमारे कोविड पीरियड में काफ़ी लोग वापस आए तो उस समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बनाया गया था। किसी भी योजना को बनाते समय उसकी गाइडलाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हमारी इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसकी निटिग्रिटीज़ में जाते हैं, गाइडलाइंस में जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती है जो योजना को क्रियान्वयन करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो 2-3 साल जो योजना चली थी माननीय मुख्यमंत्री जी के चार्ज लेने से पहले, तो उस समय उसकी जितनी सफलता होनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं हो पाई। फिर उसके बाद उसकी कारणों को बहुत डीपली एनालाइज किया कि क्यों, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस में है जो इस योजना को सफल बनाने में हिंड्रेंस पैदा कर रही है। और उसके बाद उसको योजना को कंप्लीट गाइडलाइन चेंज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेते हुए रीलॉन्च किया गया था। तो रीलॉन्च करने के बाद ये योजना वही योजना है, वो योजना इतना सक्सेसफुल हो गया है कि अब हमने 250 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था और हम ऑलरेडी उसको अचीव कर चुके हैं। और अब हमारे पास इतने आवेदन लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी हमको डायरेक्शन दिया है कि भाई इसको आगे विस्तार करने के बारे में भी आप लोग होमवर्क कर लीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी उद्यमियों को राज्य सरकार की तरफ से बधाइयाँ देता हूँ और आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इस योजना का भरपूर फ़ायदा उठाया है। उससे आपकी जो भूमि है जिसकी बेहतर उपयोग होने लगी। इसमें कुछ लोगों ने एग्रोवोल्टेक का काम भी किया है जिसमें सोलर लगाने के बाद उसके नीचे वाली जो ज़मीन है उसमें खेती भी आप करने लग गए हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी उद्यमी हैं सभी लोग इस काम को करें क्योंकि लैंड एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो 4 महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। और उसमें लैंड सबसे
तो वहीं आप सुन रहे थे सीएम धामी जहां मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वो मिले, लाभार्थियों से भी मिले, साथ ही उनसे बातचीत भी की। साथ ही ये कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक संवाद का ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, जहां सीएम धामी पहुंचे। साथ ही आपको बताते चले वहां कई परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही सीएम धामी ने स्वरोजगार वाले बने और साथ ही रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बने हैं। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चाहे सौर स्वरोजगार योजना हो, चाहे होम स्टे की योजना हो, हमारे युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाना हो, हमारे अन्य जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले युवा हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना हो, ऐसे संवाद हम आपसे पहले अनेक समूहों के साथ पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। और पिछले 1.5 महीने में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 7वां संवाद आप सबके साथ हो रहा है, जो आज मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थी हैं या उद्यमी हैं उनके साथ हो रहा है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको और आपके साथ सभी युवाओं को, सभी उद्यमियों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रगतिशील युवाओं के विचारों से ही हमारे प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, विकसित भारत कब बनेगा? आप लोग सुन रहे होंगे विकसित भारत 2047, और उसके लिए योजनाएं भी बन रही हैं। लेकिन विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है, वो तभी साकार होगा, विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब हमारा उत्तरकाशी विकसित बनेगा, चमोली उत्तर बनेगा, बागेश्वर बनेगा, पिथौरागढ़ बनेगा। हमारा हर एक जनपद जब विकसित बनेगा तभी विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित जनपद तब विकसित बनेगा जब उस जनपद के सारे गांव विकसित होंगे। तो इसलिए आपके विचार बहुत सराहनीय हैं। और निश्चित रूप से मैं जो हमारा प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन विभाग है उसको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाए कि जैसा आपने बताया कि इसके प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी। विकसित भारत तभी बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा, और विकसित उत्तराखंड की संकल्पना तैयार कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं जनपद चमोली। विकास मोहन जी, स्वागत है आपका। क्या नाम बताए? विकास जी। विकास मोहन, जनपद चमोली। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम विकास मोहन है और मैं चमोली जिले से हूं। मेरा आपकी सरकार द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं इस योजना को लेके, वो बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है। किंतु मैं चाहता हूं कि इसके लिए ब्लॉक स्तरों में मीटिंगें कराई जाएं, बैठकें कराई जाएं, ताकि इससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा विकास मोहन जी, आपने जो है विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम विकास खंडों तक पहुंच रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि हम हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर ग्राम सभा तक पहुंचे। बहुत अच्छा आपने कहा। और हमारी सरकार के द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक ये सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, और जिनके माध्यम से हमारे इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। और आपने जैसा कहा है, फिर भी आपकी अपेक्षा अनुसार विकासखंड स्तर पर विशेष शिविरों के आयोजन के लिए
जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वो ऐसे शिविर आयोजित करें और अन्य लोगों को भी जागरूक भी करें, इस स्वरोजगार की जो योजना है स्वरोजगार की योजना से जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाएं। और हमारा ये है कि जिन क्षेत्रों में लोगों ने लाभ ले लिया है और वो क्षेत्र और आगे बढ़े, और लेकिन जो क्षेत्र अभी तक वंचित रह गए हैं या जानकारी जिन तक नहीं पहुंची है उन तक जानकारी भी पहुंचे और वो लाभार्थी भी पहुंचे। हमारे विभाग के श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, रंजना जी, और मैंने अभी हम लोगों ने एक दिन, चूँकि ये प्रेजेंटेशन हमारा मुख्यमंत्री परिषद में होना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री परिषद में कोई अन्य सब्जेक्ट ले लिया गया, समान नागरिक संहिता का, चूँकि वो देश में पहले लागू हुआ था। इस नाते इसका प्रेजेंटेशन तो वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन इसकी तैयारी हम लोगों ने करी थी। तो उस दिन भी मैंने विभाग के लोगों को कहा है कि जहाँ अभी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये योजना शुरू नहीं हुई है या इसका लोगों ने लाभ नहीं लिया है, वो क्षेत्र भी इससे जोड़े जाएं। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वो ब्लॉक लेवल पर जाकर भी इन शिविरों का आयोजन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद विकास मोहन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहनें लगातार अपनी आजीविका संवर्धन के लिए आगे बढ़ रही हैं और एक तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कार्यक्रम में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हम जल्द ही अपना बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तेजी से विकसित और स्वतंत्र राज्य बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और सच में मुझे लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों ने लिया है सीएम सौर स्वरोजगार योजना का, वो लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का ये साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अब बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। वहीं आपको बताते चले, बीजेपी को मिलेगा अब नया प्रदेश अध्यक्ष। 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। जहां आपको बताते चले, देहरादून से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर सामने आ रही है। बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति संभावित, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। देहरादून से आ रही है ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में स्थित पौराणिक तत्व कुंड, और जो 2013 की विनाशकारी आपदा में पूरी तरह नष्ट हो गया था, अब 12 साल बाद पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया है। ये महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण कार्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्पशील नेतृत्व में संपन्न हुआ है। तप्त कुंड, जो कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसके पुनर्निर्माण से केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आपदा के बाद श्रद्धालु स्थल की पुरानी छवि को संजोए हुए थे और अब एक बार फिर इसे पुराने स्वरूप में देखकर भावुक और आनंदित है।
तो वहीं केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में इस साल से छात्रों के लिए नए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। परिसर में सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि संस्कृत में ही बात करनी होगी, जबकि अब शनिवार, रविवार और जगह चंद्रमा के हिसाब से प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को ही छुट्टी मिलेगी। छात्रों के लिए कड़े नियम लागू, शनिवार, रविवार को ही छुट्टी अब खत्म, खास तिथियों पर मिलेगा अवकाश। तो वहीं सरकार ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 47 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विभाग के तहत इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने योजना को सुचारू संचालन और विभाग को विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालपुर के अहबाबर नगर मोहल्ले में नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को फर्जी उत्पाद बनाने की शिकायत मिली थी। पुलिस और विभागीय टीम की छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली टॉनिक, शक्तिवर्धक दवाइयां, कच्चा माल और उपकरण बरामद हुए। मौके पर आरोपी फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जो हरिद्वार और सहारनपुर में ये नकली उत्पाद बेचने वाला भारी मुनाफा कमा रहा था। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो दवाइयां बेचकर भारी। हमारे द्वारा जब उस ज्वालापुर के अहबाब नगर नाम के मोहल्ले में उस परिसर में प्रवेश किया गया तो वहां पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी वहां पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए, जो कि हमने नियमानुसार उनको जब्त किया, उनको हमारे द्वारा सील किया गया। मौके पर केवल एक ही व्यक्ति हमको पाया गया। हमने उससे इस दवाई को बनाने का लाइसेंस और उक्त दवाई, इस दवाई में जो नाम लिखा हुआ था शरीफी हर्बल रेमेडीज, उसका लाइसेंस हमने उसके द्वारा मांगा। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए। इनमें से ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। इसमें से 6 मरीज अभी कोरोना एक्टिव हैं, जबकि 5 अन्य मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बुधवार को 19 मरीजों की कोरोना से RT-PCR जांच की गई थी। इसमें से 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 प्रदेश के निवासी हैं, जबकि अन्य 3 मरीज हैदराबाद, बेंगलुरु और बिजनौर की यात्रा कर लौटे हैं। प्रदेश में कोरोना के 5 नए केस, जहां एम्स के 2 डॉक्टर भी संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद करीब 3 घंटे तक हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं बुधवार को दोपहर के 2 बजे तक उमस भरी गर्मी के बाद मेघ बरसने लगे, लोगों को राहत भी मिली है, जिससे देहरादून और हरिद्वार समेत प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में बारिश हुई। ऐसे में मंगलवार की तुलना में बुधवार को दिन में अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में झमाझम बारिश। देहरादून मसूरी मार्ग पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। मसूरी से देहरादून आ रही कार खाई में गिर गई। इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ, जो जानकारी के अनुसार पुलिस को देर रात मेजर अंशुमान चित्रा आपको बताते चले कि फोन पर घटना की जानकारी दी। वहीं टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि वे 3 लोग मसूरी गए थे। लौटते वक्त उनकी कार आपको बताते चले ग्लोबी के पास खाई में गिर गई।
तो वहीं सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम के एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का अपार संभावनाएं हैं। वहीं उन्होंने सपना जताया कि सिक्किम को कॉन्सर्ट टूरिज्म का भी अब हब बनाया जाएगा, जहां दुनिया के बड़े कलाकार गंगटोक की वादियों में परफॉर्म करेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य के 400 किमी नए नेशनल हाईवे और गांवों के सैकड़ों किमी सड़कें बनी हैं। अटल सेतु की दार्जिलिंग में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि जहां सड़कें नहीं बन सकती वहां रोपवे बनाए जाएंगे। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल का स्वागत किया। सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का, 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था। सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, आपका इच्छा होते हुए भी आज इस ऐतिहासिक अवसर पर व्यक्तिगत रूप में आप आ न सका, फिर भी पूरा सिक्किमवासी आपको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इसी कार्यक्रम यानी हमारा जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम 50 वर्ष होने का ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये 1 साल तक चलेंगे। पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ी चुनौती था। लेकिन बीते 10 वर्षों में स्थिति काफी बदल गई है। इस दौरान सिक्किम में करीब 400 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बने हैं। गांवों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। अटल सेतु बनने से सिक्किम की दार्जिलिंग से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सिक्किम को कालिम्पोंग से जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने